नमस्कार साथियों, आज अपना टॉपिक है हेलोजिनेशन। आज ये वीडियो मैं बहुत दिनों के बाद मैं डाल रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ कि कितने दिन तक मुझे खुद को ही यानी कि मैं किसी और अदर काम में बिजी था, तो उस कारण से मैं वीडियो वगैरह नहीं अपलोड कर पाया। लेकिन आज अपना वीडियो है या अपना जो क्लास है, जो लेक्चर है वो है हेलोजिनेशन। ध्यान रखना, अगर मान लो आप हेलाइड ग्रुप का या हेलाइड ग्रुप का अगर आप हेलोजिनेशन करवाते हो, ये जो प्रोसेस है वो आप चाहे नीट देख लो, चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देख लो, चाहे आप 11th-12th के बेस के ऊपर देख लो, सभी के अंदर ये यूज़फुल होता है। ठीक है, अपना है हेलोजिनेशन प्रोसेस। देखो, हेलोजिनेशन प्रोसेस क्या कहता है कि अगर आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप की रिएक्शन के अंदर रिएक्शन के अंदर अगर उसमें HX द्वारा प्रतिस्थापन होता हो, ध्यान रखना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप की अभिक्रियाओं के अंदर HX के द्वारा प्रतिस्थापन होता हो, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को आप क्या कहते हो? हेलोजिनेशन कहते हो। ध्यान रखना, क्या बोल रहा हूँ मैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप की अभिक्रियाओं के अंदर अगर प्रतिस्थापन HX के द्वारा हो रहा हो या HX की फॉर्म में अगर उसका प्रतिस्थापन हो रहा हो, तो उसको आप क्या कहते हो? हेलोजिनेशन अभिक्रिया कहते हो। तो ध्यान रखना, इसके अंदर ऐसे नहीं हम रिएजेंट HX लेंगे, वो निकलेगा HX की फॉर्म के, जैसे कि आप HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया, HF हो गया, इनकी फॉर्म के अंदर ये बाहर निकलता है। अब मैं बात करता हूँ कि हैलाइड होते कौन कौन से हैं। आपको पता है हेलोजन क्या होते हैं? हैलाइड होते हैं, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सभी क्या होते हैं? हैलाइड ग्रुप होते हैं या फिर हेलोजन होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? हैलाइड होते हैं। अब एक चीज़ और, ये जो हैलाइड ग्रुप है, ये जो यहाँ पर जो आपको पता प्रोसेस कौन सी टाइप की हो रही है? इलेक्ट्रोफिलिक टाइप की प्रोसेस हो रही है, यानी कि इस प्रकार की जो रिएक्शन के अंदर किसका एडिशन होगा? इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होगा, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आकर के जुड़ेगा, और इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या बनेगा आपके पास? हेलोनियम आयन, यानी कि वो किसकी फॉर्म में रहेगा? X+ की फॉर्म में रहेगा। आपको पता है कि अगर आप हैलाइड ग्रुप लेते हो, जैसे कि मैं आपके पास एक सिंपल सा एग्जांपल बोलता हूँ, अगर आप Br2 लेते हो, तोड़ोगे तो Br नेगेटिव और Br+ के अंदर टूटेगा। मोस्टली तौर पे हम ये कहते हैं, जो हैलाइड ग्रुप है इनकी अगर आप चार्ज देखें, इनके ऊपर आवेश देखें, तो किस प्रकार का बताते हो? माइनस बताते हो। बट यहाँ पर ये जो जुड़ेगा वो हेलोनियम आयन इनकी प्लस की फॉर्म में जुड़ेगा। अब इसके साथ साथ ऐसा नहीं कि हम अकेला ये हेलोनियम आयन जुड़ेगा, नहीं, उसके साथ साथ हम क्या लेंगे? रिएजेंट के तौर पे लेविस एसिड लेंगे। लेविस एसिड कौन कौन से होते हैं? जैसे BF3 हो गया, AlCl3 हो गया, FeCl3, Fe या ZnCl2, इनके पास डोनेट करने के लिए कुछ ना कुछ लोन पेयर वगैरह उपस्थित रहता है, या लेने के लिए, डोनेट करने के लिए उनके पास लोन पेयर वगैरह, रिक्त कक्षक वगैरह उपस्थित रहते हैं। तो यहाँ पे लेविस एसिड कौन से लेंगे हम? BF3 के फॉर्म में लेते हैं। BF3 हो गया, AlCl3, FeCl3, Fe ZnCl2, ये लेते हैं। अब देखते हैं कि ये जो लेविस एसिड है, हेलोनियम जो आपके पास हैलाइड ग्रुप लेते हो, रिएजेंट लेते हो, उसके साथ किस प्रकार से प्रोसेस करते हैं। देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, अगर आप AlCl3 की रिएक्शन अगर आपको हैलाइड ग्रुप के साथ करवाते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे क्लोरीन ले लेता हूँ, Cl2, ठीक है, क्लोरीन है वो टूटेगा यहाँ पे एक Cl- की फॉर्म में और एक Cl+ की फॉर्म में टूटेगा। तो यहाँ पर ये AlCl3 है, वो उस वाले क्लोरीन आयन को अपने साथ लेकर के बाहर निकल जाएगा और हेलोनियम आयन का फॉर्मेशन कर देगा, और ये हेलोनियम आयन वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करता है। क्लियर? अब इसकी जो एग्जांपल्स को देखते हैं। एग्जांपल्स मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, मैं जो नॉर्मल बेंजीन है, नॉर्मल बेंजीन की रिएक्शन आप Br2 के साथ CCl4 के साथ रिएक्शन करवाते हो। देखो, हैलाइड ग्रुप ले रखा है Br2 के साथ आप क्या ले रखे हो? CCl4 ले रहे हो, तो इस प्रकार की प्रोसेस नहीं होती है। क्यों? क्योंकि Br2 ले रहे हो, पर यहाँ पे जो CCl4 है वो लेविस एसिड नहीं है। क्या नहीं है? ये लेविस एसिड नहीं है। ठीक है, देखो लेविस एसिड हम कौन कौन से ले रहे हैं? BF3, AlCl3, FeCl3, Fe ZnCl2, इस प्रकार के क्या होते हैं? लेविस एसिड होते हैं। तो यहाँ पे लेविस एसिड नहीं है, तो ये रिएक्शन नहीं करेगा। जो हैलाइड ग्रुप होते हैं वो सिर्फ लेविस एसिड की फॉर्म के अंदर वो रिएक्शन करते हैं।
दूसरा आयरन के साथ में यहाँ पे Br2, देखो आयरन लेविस एसिड है, FeBr ये भी आपके पास क्या है, लेविस एसिड है। ठीक है, देखो अब इसकी प्रोसेस करवाएंगे तो ब्रोमीन का एडिशन हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे लेविस एसिड ले रखा है। अगला मैं ले रहा हूँ टोलुइन। टोलुइन की रिएक्शन Cl2 के साथ FeCl3 की प्रोसेस में करवाते हूँ तो यहाँ पे दो प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं। देखो अगर आप इस प्रकार जो टोलुइन की रिएक्शन अगर आप हेलोजिनेशन करवाते हो तो मोस्टली तौर पर 3 प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं। एक आपके पास पैरा, एक ऑर्थो और एक मेटा बनता है। मेटा बहुत लोअर स्टेबल बनता है तो हम उसको नहीं मानते। मोस्टली तौर पर जो मेजर प्रोडक्ट बनते हैं जो कौन से बनते हैं, 2 ही बनते हैं। अब इन दोनों के अंदर मेजर प्रोडक्ट की बात करते हैं तो दोनों के अंदर से मेजर प्रोडक्ट एक तो आपके पास ये पैरा पोजीशन वाला पैरा डायरेक्टिंग और एक होता है आपके पास ऑर्थो डायरेक्टिंग होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये ऑर्थो पोजीशन के ऊपर क्लोरीन है और यहाँ पर ये पैरा पोजीशन के ऊपर क्या है, क्लोरीन है। तो अब इन दोनों के अंदर से मेजर कौन सा बनेगा, माइनर कौन सा बनेगा। इसके अंदर जो पैरा पोजीशन के ऊपर है वो क्या बनेगा, यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट बनेगा और ये वाला माइनर प्रोडक्ट बनेगा। रीजन जो क्लोरीन आयन है उसका कौन सा इफेक्ट होता है, माइनस आई इफेक्ट, और इसका भी कौन सा इफेक्ट होता है, माइनस आई इफेक्ट होता है। उस माइनस आई इफेक्ट के कारण से ये वाला क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है। उस मेल्टिंग पॉइंट के आधार पे हम ये कहते हैं कि आपके पास ये जो पैरा आइसोमर और ऑर्थो आइसोमर है उनको आप आसानी से पहचान सकते हो। यानी कि जो आपके पास ऑर्थो पोजीशन के ऊपर जो हेलो डेरिवेटिव ग्रुप होगा उसको लोअर टेम्परेचर यानी कि कम टेम्परेचर के ऊपर वो क्या हो जाएगा, उसका गलना या इनकी मेल्टिंग पॉइंट शो कर देगा। बट ये थोड़ा हाई के ऊपर शो करता है तो हम इसके अंदर ऑर्थो और पैरा पोजीशन भी क्या करते हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट के आधार पर हम इसको आसानी से पहचान सकते हैं कि भाई कौन सा यहाँ पे ऑर्थो डायरेक्टिंग होगा और कौन सा पैरा डायरेक्टिंग होगा। ठीक है, अब मैं इसके अंदर आगे चलता हूँ। ठीक है, अगला लेता हूँ मैं फिनोल। पहले हमने टोलुइन लिया था, अब अगला मैं ले रहा हूँ फिनोल। देखो फिनोल की रिएक्शन अगर आप Br2 के साथ CCl4, ध्यान रखना यहाँ पे क्या ले रहे हैं, Br2 के साथ CCl4, क्या लेविस एसिड है, ये नहीं है। या फिर सीजियम डाई सल्फेट भी हम इसके अंदर कार्बन डाइसल्फेट भी हम इसके अंदर लेते हैं। सीजियम नहीं कार्बन डाइसल्फेट भी हम इसमें लेते हैं, CS2। ठीक है, बट इसके साथ हम क्या ले रहे हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट। अगर आप नॉन पोलर सॉल्वेंट लेते हो, ये जो अध्रुवीय पोलर यानी कि अध्रुवीय जो सॉल्वेंट होते हैं, अध्रुवीय विलायक है, वो लेते हो तो उस कंडीशन के अंदर ऑर्थो पैरा ब्रोमोफिनोल का ही फॉर्मेशन होता है। ध्यान रखना किसकी उपस्थिति में, नॉन पोलर सॉल्वेंट की उपस्थिति में। अब किसी को कन्फ्यूज आ रहा होगा कि यहाँ पे हम लेविस एसिड क्यों नहीं दे रहे। ठीक है, यहाँ पे आप लेविस एसिड लेना चाहिए था। देखो वहाँ पे था टोलुइन, यहाँ पे क्या है, फिनोल। और आपको पता है अगर आप टोलुइन और फिनोल के आप कंपैरिजन करते हो तो रिएक्टिविटी के अंदर कौन ज़्यादा होता है, फिनोल की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है किसकी तुलना में, टोलुइन की तुलना में होते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने हिंट भी लिख रखा है कि जो फिनोल की उच्च सक्रिय वलय के कारण इलेक्ट्रोफाइल, ध्यान रखना कौन, इलेक्ट्रोफाइल बिना लेविस एसिड के प्रेजेंस में भी स्व आयनन के कारण प्राप्त होता है। किसकी उपस्थिति में, जो इलेक्ट्रोफाइल है वो बिना लेविस एसिड की उपस्थिति में उसका क्या हो जाता है, स्व आयनन हो जाता है। ध्यान रखना जो फिनोल है वो मोस्टली तौर पर फिनोक्साइड आयन के फॉर्म में क्या रहता है, ज़्यादा स्टेबल रहता है क्योंकि उसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वगैरह ज़्यादा बनती है। तो फिनोक्साइड आयन की उपस्थिति के अंदर वो फिनोक्साइड आयन में जल्दी से चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इस कारण से उसमें लेविस एसिड की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। टोलुइन के रेस्पेक्ट के अंदर ज़रूरत पड़ती है किसकी, लेविस एसिड की, ध्यान रखना। ठीक है, अगला मैं ले रहा हूँ, देखो अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट लेते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो और पैरा ब्रोमोफिनोल बनता है। अगर मान लो मैं Br2 के साथ अगर वाटर ले रहा हूँ, वाटर क्या होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। वाटर क्या होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। अगर आप इसकी उपस्थिति के अंदर करवाते हो तो ब्रोमीन है ये दोनों ऑर्थो साइट और ये पैरा साइट के ऊपर अटैक करके 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल का फॉर्मेशन कर लेता है। यहाँ पे तो नॉन पोलर सॉल्वेंट ले रखा है, उस कंडीशन में अगर ऑर्थो पैरा पोजीशन के ऊपर ही बनता है। लेकिन यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट भी ले रहे हैं, Br2 भी है, फिनोल भी है, तो उसकी रिएक्टिविटी यानी कि स्व आयनन के जो कंडीशन वो क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। उस कंडीशन के अंदर 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल का फॉर्मेशन हो जाता है।
देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि अगर आप फिनोल के अंदर ये जो बेंजीन वलय होती है, ये अगर मैं इसको हटा दूं तो ये क्या होती है आपके पास, बेंजीन वलय होती है। ठीक है, बेंजीन वलय लेविस एसिड की उपस्थिति में, देखो अगर मैं यहाँ पे बेंजीन वलय के अगर मैं यहाँ पे लेविस एसिड ले लूँ, यहाँ पे फिनोल के साथ ये जो बेंजीन वाला है, अगर मैं इसके साथ लेविस एसिड की रिएक्शन करवा दूँ, यहाँ पे मैं लेविस एसिड ले लूँ, तो उस कंडीशन के अंदर क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, संकुल निर्माण। तो हमारे पास वो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, हमारे पास किस प्रकार के प्रोडक्ट बनेंगे, इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे। टोलुइन, नेप्थलीन वगैरह उनका फॉर्मेशन हो जाएगा, पर हमको जो प्रोडक्ट चाहिए वो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि फिनोल में जो बेंजीन वाला होती है, लेविस एसिड की उपस्थिति में कॉम्प्लेक्स का निर्माण करती है, जिससे यह भी सक्रियणकारी हो जाती है, यानी कि वो एक्टिवेशन नहीं हो, यानी कि वो किसी और साइट के ऊपर जो हैलाइड ग्रुप होता है उनको अपनी साइट के ऊपर अटैक नहीं करवाने देती है, सिर्फ जो अपनी रिंग होती है उन्हीं को क्या करवा देती है, आपस में कॉन्जुगेशन, यानी कि कॉन्जुगेशन करवा करके उनका डायमराइजेशन वगैरह फॉर्मेशन करने लग जाती है। उस कारण से इसका क्या फॉर्मेशन हो जाता है, कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो जाता है। इस कारण से जो लेविस एसिड है वो हम फिनोल के रेस्पेक्ट के अंदर नहीं लेते हैं। लेकिन अगर आप जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं या मीडियम होते हैं, उसके अंदर जो बेंजीन वलय होती है वो अधिक सक्रियणकारी होती है, यानी कि उस कंडीशन के अंदर वो अच्छी लब्धि के अंदर हमारे पास प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करती है, यानी कि उसकी जो भी साइट होती है जो अटैक करवाने के लिए, वो सभी साइट के ऊपर हैलाइड का अटैक करवा लेती है। ये पूरा क्या हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर आपके पास टोलुइन हो गया, टोलुइन के साथ साथ हमारे पास क्या हो गया, इनके पास बेंजीन कंप्लीट हो गया, बेंजीन के साथ टोलुइन हो गया, फिनोल हो गया। अब हम अगला क्या देखेंगे, एमीन, कि अगर OH की जगह अगर मैं एमीन लगा दूं तो आपके पास जो लेविस एसिड की उपस्थिति के अंदर जो बेंजीन रिंग है वो किस प्रकार से रिएक्शन करती है, किस प्रकार से अटैक करवाती है। ठीक है, ठीक है। पिछला अपना एल्कोहल जो फिनोल हो गया, अपने जो भी 3 टॉपिक थे, बेंजीन हो गया, ठीक है, टोलुइन हो गया, हेलोजिनेशन करवाने के अंदर कौन कौन सी हो गई अपने पास, बेंजीन हो गया, टोलुइन हो गया, फिनोल हो गया, और अब अपना है एनिलीन। अब अपना क्या है, एनिलीन। देखो एनिलीन की रिएक्शन Br2 के साथ, या फिर आप यहाँ पे नॉन पोलर सॉल्वेंट भी ले सकते हो या फिर पोलर सॉल्वेंट भी ले सकते हो, क्योंकि आपको पता है एनिलीन है वो फिनोल से भी ज़्यादा क्या होती है, रिएक्टिव होती है। कौन सी, ये बेंजीन रिंग। रीज़न ये होता है कि इनके पास जो लोन पेयर होता है वो आपके पास OH ग्रुप की तुलना में जल्दी से अवेलेबल हो जाता है। इस कारण से इसकी जो इलेक्ट्रॉन क्राउडिंग है या जो पाई बॉन्डिंग का जो डिलोकलाइजेशन वो क्या होता है, ज़्यादा पॉसिबल होता है। ठीक है, तो आगे प्रोसेस चलती रहेंगी। Br2 के साथ आप नॉन पोलर ले लो चाहे पोलर सॉल्वेंट ले लो, उस कंडीशन के अंदर इसकी जो भी ऑर्थो और पैरा साइट है सभी के ऊपर ब्रोमीन का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा, और हमारे पास 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है। अब बात करते हैं यहाँ पर ये जो CH3COCl, एसिलीकरण। देखो हमको सिर्फ और सिर्फ क्या बनाना है, अगर आपको मोनोब्रोमिनेशन करवाना है, क्या करवाना है, सिर्फ मोनोब्रोमिनेशन करवाना है, तो आपको एसिलीकरण का फॉर्मेशन, इनके एसिलीकरण की स्टेप वो क्या करनी पड़ेगी, करवानी ही पड़ेगी। देखो एसिलीकरण की स्टेप के अंदर क्या होता है कि ये वाला बॉन्ड इधर टूटेगा, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो क्लोरीन डायरेक्ट नहीं निकलेगा, फिर वापस से इधर आएगा और क्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, कार्बोकेटन। क्लोरीन अकेला नहीं जाएगा, इस नाइट्रोजन के पास जो हाइड्रोजन है उसको लेकर के यहाँ से -HCl की फॉर्म के अंदर यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और जो COCH3 है वो इस वाले नाइट्रोजन ग्रुप के ऊपर जा करके ऐड हो जाएंगे। एसिलीकरण है, ये एक प्रोटीन साइट होती है, वो जो आप कोई भी रिएजेंट वगैरह लेते हो उनको एक फिक्स पोजीशन के ऊपर क्या करवाती है, अटैक करवाती है। ऐसा नहीं कि पूरी रिंग के ऊपर ही वो अटैक करवा देती है, यानी कि पूरे रिंग के ऊपर नहीं करवाती है, कुछ फिक्स साइट के ऊपर अटैक करवाती है। ठीक है, अब हमारे पास ये एसाइलेटिंग प्रोडक्ट हमारे पास
फॉर्मेशन हो गया। अब हम करवाते हैं Br2 के साथ CCl4 और कार्बन डाई सल्फर CH2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं। आपको तो बेंजीन रिंग है। अगर एल्कोहल के अंदर अगर हमारे पास लवेस एसिड की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी तो यहाँ पर भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर हमारे पास ये प्रोसेस यानी कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। फिर हम उसका क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं ताकि यहाँ से बॉन्ड टूट करके वापस हमारे पास जो प्रोडक्ट चाहिए वो फॉर्मेशन हो जाएगा। हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो हमारे पास ऑर्थो पैरा ब्रोमो एनिलीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अब इसके अंदर एनिलीन से मोनोब्रोमेनाइजेशन प्रोडक्ट बनाने के लिए बेंजीन रिंग में एसिलीकरण द्वारा अल्प विसक्रियण कराया जाता है। एसिलीकरण द्वारा अल्प विसक्रियण कराया जाता है। विसक्रियण का मतलब हो गया कि अगर ये नहीं लगाओगे तो हमारे पास वो ही तीनों साइड के ऊपर अटैक कर लेगा, कौन, ब्रोमीन। तो इसका विसक्रियण हम इसलिए करवाते हैं ताकि हमको ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट ही फॉर्मेशन हो, सिर्फ मोनोब्रोमिनेशन हो, ज़्यादा ब्रोमिनेशन इसके अंदर उपस्थित ना हो। ठीक है, तो विसक्रियण कराया जाता है ताकि प्रोडक्ट या तो फिर ऑर्थो या फिर पैरा बन सके। ठीक है, लेकिन अगर मान लो जो हम ये जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, ये जो हम यहाँ पे जो प्रोसेस करवाते हैं पोलर प्रोटिक और नॉन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर, यहाँ पर आप वाटर नहीं लोगे। एनिलीन के रेस्पेक्ट, एल्कोहल के रेस्पेक्ट में ले सकते हो, पर एनिलीन के रेस्पेक्ट के अंदर विलायक में जल नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है जो ब्रोमीन जल होता है, आपने प्रैक्टिकल वगैरह किया होगा तो वहाँ पे यहाँ बताते हैं जो ब्रोमीन जल होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह व्यवहार करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब हो गया कि वो उस वाली रिंग जो आप रिंग ले रहे हो उनका क्या करवाता है, ऑक्सीडेशन करवा देता है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग की तरह व्यवहार करता है, जो कि हाईली एक्टिव एनिलीन, पहली चीज़ तो है जो आपके पास ब्रोमीन जल है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह व्यवहार करता है। दूसरा, एनिलीन हाईली रिएक्टिव है। अगर जो हाईली रिएक्टिव होगा तो ब्रोमीन जल के साथ रिएक्शन करके इनकी ऑक्सीडेशन करके किस में चेंज हो जाएगा, पूरी की पूरी बेंजीन रिंग है वो CO2 के अंदर चेंज हो जाती है। किस में चेंज हो जाती है, वो CO2 के अंदर चेंज होकर के बाहर निकल जाएगी। कुछ देर बाद में हमको क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, प्रोडक्ट के नाम पे हमारे पास 0 मिलेगा। किसकी रेस्पेक्ट में, अगर आप एनिलीन के अंदर अगर Br2 के साथ अगर आप वाटर ले लेते हो उस कंडीशन के अंदर। ये अपना जो हेलोजिनेशन है टॉपिक वो कंप्लीट हो गया है। कल अगली क्लास के अंदर अपना जाएगा नाइट्रेशन। ध्यान रखना ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो बहुत सारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखती हैं अपने एग्जाम के रेस्पेक्ट में। मोस्टली तौर पे ये ज़्यादा किस में ज़रूरत पड़ता है, जब आप 12th क्लास के अंदर हो या फिर अगर मान लो आप बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर आप नीट वगैरह के प्रिपरेशन कर रहे हो, उस कंडीशन के अंदर ये जो रिएक्शंस वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती हैं। बहुत बारीक इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप होती है जो आपके पास एक साथ कई सारे रिएक्शंस वगैरह देते हैं। उस कंडीशन के अंदर ये हल्की साइट्स होती हैं जहाँ पे हमको प्रोडक्ट बनाना होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ईजी बहुत है और हार्ड भी बहुत ज़्यादा है। समझ में आ गया तो ईजी है, नहीं आया तो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। हल्की मिस्टेक ये करवाती हैं, क्वेश्चंस को गलत करवाती हैं। ठीक है, अगर मान लो आप इस चैनल के ऊपर नहीं हो तो इसको जितना ज़्यादा हो उसके शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा हो उसके सब्सक्राइब कीजिए। मैं ये जो वीडियो अपलोड करूँगा इसके ऊपर मेरे सब्सक्राइब अभी 85 हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि इस वीडियो के बाद में इसके ऊपर सब्सक्राइबर कितने हों, लगभग 150 के आसपास सब्सक्राइबर हो और कम से कम 50 लाइक इसके ऊपर हो। अगर आप इसके ऊपर 50 लाइक कर देते हो तो नाइट्रेशन का जो वीडियो है वो इससे भी अच्छी तरीके से आपको मैं बनाऊंगा। धन्यवाद।